हेलो फ्रेंड्स। आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम लोग जानेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है क्या। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये सबसे पहले 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी जो फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिवाइज्ड फॉर्म जो है 1993 का है। It is actually a system of naming organic compound. ओके, जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि क्यों आईयूपीएसी का ज़रूरत हुआ। जैसे देखिए कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं CH4, इसको मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि जनरली ये मार्सी एरिया में प्रोड्यूस होता है। CH3COOH, इसे विनेगर या एसिडिक एसिड के नाम से जाना जाता है। HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसा ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक एंट है फॉर्मिका, उसके स्टिंग में यह पाया जाता था। तो ये सारे कॉमन नेम हैं। अब हमें ज़रूरत है कि मतलब कि हर एक कंट्री में अलग, हर एक कंपाउंड को अलग अलग नाम से जाना जाता, तो उसे जानने और समझने और उसके बारे में स्टडी करने में जो है वो सहूलियत नहीं होता। इसीलिए अब हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता हुई जो कि हमें एक स्टैंडर्ड नाम प्रोवाइड करे जिसे कि हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने आईयूपीएसी नाम को इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी प्रत्येक नाम में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं सो हम लोग जानते हैं। सबसे पहला प्रीफिक्स होता है जिसे सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा वर्ड रूट हुआ। तीसरा सफिक्स हुआ। ठीक है, सफिक्स में जो 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब देखिए वर्ड रूट आपने एल्केन में पढ़ लिया था। एल्केन में 1 का मेथ होगा, 2 का एथ होगा, 3 का प्रोप होगा, 4 का ब्यूट होगा। ठीक, अब देखिए कि अगर तो नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि जैसे प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है प्लस सेकेंडरी सफिक्स को आईयूपीएसी नेम कहा गया। अब देखिए अगर किसी सीरीज में किसी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर फ्लोरीन रहे तो उसे फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन रहे तो क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमो लिखते हैं, आयोडीन रहे तो उसको आयोडो लिखते हैं, NO2 रहे तो नाइट्रो लिखते हैं, NH2 हो तो एमिनो लिखते हैं, NO हो तो नाइट्रोसो लिखते हैं, OH3 हो तो मिथॉक्सी लिखते हैं, उसी प्रकार OC2H5 हो तो इथॉक्सी लिखते हैं, OH हो तो हाइड्रोक्सी भी लिखते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसका रूल क्या है, यानी कि हम लोग जो स्टडी करेंगे रूल्स के बारे में कि आईयूपीएसी नेम लिखने का रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, यानी कि हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, इसमें तो कोई भी ब्रांच नहीं है तो ये लॉन्गेस्ट हो गया। सेकेंड में देखिए आप कि CC, ये 6 कार्बन का चेन है, बीच में इधर से एक ब्रांच आया हुआ है। ठीक, इधर इस एग्जांपल को इस डिटेल से समझिए। जैसे है ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो CC, इसमें कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट में 1 2 3 4 5 कार्बन है। सेकेंड में जो ग्रीन में है उसमें देखिए कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हुआ। तो लॉन्गेस्ट जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही लॉन्गेस्ट चेन होगा। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और नंबरिंग जो है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे डैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट टर्म। अब नंबरिंग किस तरह से होगा कि अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो वो लोएस्ट टर्म में आए। जैसे आप देखिए, आप इधर लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। राइट साइड से काउंट कीजिएगा तो 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो राइट साइड से ही हम काउंट करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में आता है, अब यहाँ पर 1 था, अब 1 से ज़्यादा भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। देख लीजिए इसको, इसमें क्या है, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट रो में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ें तो कहाँ कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर है, 4 पर है और 5 पर है। राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ने पर कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है,
2 पर है, 3 पर है और 5 पर है, दोनों को सम कर लें। लेफ्ट से राइट जाने पर सम 11 होता है, राइट से लेफ्ट आने पर सम 10 होता है, इसीलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट ही काउंट करेंगे। अब ये जो हो गया, क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड लोएस्ट सम रूल। इसे लोएस्ट सम रूल कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का सम अगर लोएस्ट होगा उधर से ही काउंट किया जाएगा और नेमिंग भी उधर से ही किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको, अब ये जो लोएस्ट सम रूल है उसे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए राइट में लेफ्ट से राइट गए तो वहाँ पर क्या था, 2 4 3 था, पहला 2 नंबर पर, दूसरा 4 नंबर पर और तीसरा 5 नंबर पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला 2 नंबर पर है, दूसरा 3 नंबर पर, इसीलिए 3 नंबर वाला ही सेलेक्ट किया जाए। ओके, अब चौथा पॉइंट इसका है कि इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अपीयर ट्वाइस और थ्राइस, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट जो है, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 3 बार अपीयर हो रहा तो उसे डाई और ट्राई के रूप में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल पर देखिए, ये यहाँ पर 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट, दोनों में मिथाइल है, तो 1 2 किधर से भी काउंट कीजिएगा ये 2 ही आएगा, तो इसे 2 डाई मिथाइल लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इधर से काउंट किए तो 1 2 3। अब लोएस्ट टर्म हमको देखना है, सबसे पहला 1 पर आ रहा, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 3 डाई मिथाइल। ओके, अगला रूल क्या है 5 नंबर में, अब हम लोग देखते हैं, इफ़ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलो। अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस समय हम नाम लिखने वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन चेन में हमको याद रखना है कि चेन किधर से आता है, लोएस्ट होता है, उधर से ही काउंटिंग होगा। तो देखिए राइट साइड से हम काउंट करते हैं 2 नंबर पर आता है, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 3 नंबर। लेकिन अब देखिए CH3 का नाम मिथाइल होता है और C2H5 का नाम मिथाइल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में M से पहले E आता है, इसीलिए हम लोग क्या है कि इसके नाम में हम लोग 3 इथाइल और 2 मिथाइल नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर ये 3 इथाइल और 2 मिथाइल हो गया। इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि अब हमको सफिक्स को, सब्स्टिट्यूएंट को काउंट नहीं करना है कि कहाँ पर वो लोएस्ट टर्म में या लॉन्गेस्ट टर्म में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है क्लोरीन, और काउंटिंग हम किधर से देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर आप जाइए तो 2 नंबर पर क्या आएगा, क्लोरीन, लेकिन काउंटिंग क्या होगा, 1 नंबर से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि 1 नंबर में कार्बन में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि 1 और 2 के बीच में है तो हमेशा लोएस्ट नंबर 1 का यूज किया जाए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाएगा, 3 क्लोरो, इसका उसके बाद वर्ड रूट 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा, ब्यूट 1 इन। ओके, उसी तरह से अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, 4 कार्बन है तो 4 1 ENE हो गया, 1 इन और 3 आयन। ठीक, अब IUPAC ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था, कैसे हम लिख रहे थे कि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। लॉन्ग चेन के अलावा जो ब्रांच चेन होता है उसको ही सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ड रूट में पेरेंट चेन आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हैं, OH एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन है। ठीक, तो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वह 1 नंबर पर OH है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, स्टडी करेंगे सॉप के बारे में। अब जानते हैं कि सॉप क्या है। सॉप आर द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक, एग्जांपल में RCOONA हो गया, यहाँ पर R जो है एल्काइल ग्रुप है। एग्जांपल में देख लीजिए सोडियम एस्टेरिएट हो गया, सोडियम
पामीटेट हो गया, ठीक है, सोडियम ओलिएट हो गया, ठीक। प्रिपरेशन क्या है, तो इसमें रॉ मटेरियल के रूप में वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, और पिंच साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड होगा। रिएक्शन क्या होता है, जब वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सॉप और ग्लिसरॉल फाउंड होता है, ठीक। अब उसको ग्लिसरॉल को से सॉप को अलग करने के लिए हम उसमें NaCl मिला देते हैं, तब सॉप हमें प्रेसिपिटेट के रूप में फाउंड हो जाता है। इस प्रोसेस को सॉप्निफिकेशन कहते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर देख लीजिए सॉप का क्या होगा, जनरल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है ये टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये हेड पार्ट हो गया और उसके पीछे जो है वो लगभग इसी तरह का टेडपोल का भी स्ट्रक्चर होता है। हेड में जो है वो आयोनिक पार्ट होता है जो कि वाटर लविंग है, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, और टेल जो है वो नॉन आयोनिक पार्ट का बना होगा जो कि वाटर रिपेलिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए RCOONA था सॉप का, जिसमें R जो होगा वो टेल होगा और COONA हेड होगा। तो R का काम हो गया आपको क्या, ये नॉन पोलर होगा, ठीक है, कोवेलेंट होगा, वेल सोल्यूबल होगा, डट के साथ ये रिएक्शन करेगा। जबकि हेड पार्ट जो है वो पोलर होगा, आयोनिक पार्ट होगा और वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा। अब हम लोग जानते हैं सॉप का क्लींसिंग एक्शन क्या है, ठीक। अगर जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक बाल्टी में आप पानी लेते हैं, पानी में साबुन को मिलाते हैं, साबुन मिलाने के बाद क्या होगा कि सॉप का जो मॉलिक्यूल होगा वो रेंडमली अरेंज्ड हो जाएगा। जैसे देखिए ये फिगर में इस तरह से अरेंज्ड हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें डर्टी क्लॉथ डालते हैं। जैसे ही डर्टी क्लॉथ डाला जाता है तो सॉप मॉलिक्यूल्स जो है वो इस प्रकार से अरेंज हो जाता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो डर्ट के साथ मिल जाएगा और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो वाटर के साथ मिल जाएगा। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जो हेड पार्ट है वो वाटर की तरफ है और जो टेल पार्ट वो बीच में ये गोलाकार ये डर्ट पार्ट से मिला हुआ है, ठीक। ऐसे अरेंज होने के बाद जो है इस तरह के अरेंजमेंट को जो है वो मिसली फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थर्मल एजिटेशन के कारण जो है डर्ट मॉलिक्यूल्स स्मॉलर पार्ट में ब्रेक हो जाता है और वाटर में रह जाता है और हमारा कपड़ा जो है वो साफ़ हो जाता है, ठीक। अब जानते हैं कि सॉप यूज करने का लिमिटेशन क्या है। सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका ये है कि ये हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर में या तो मैग्नीशियम का साल्ट होगा या फिर कैल्शियम का साल्ट होगा, यानी कि या तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड पाया जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाए, मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाए या फिर कैल्शियम सल्फेट पाया जाए। डैट मीन्स नॉर्मली हम ये समझते हैं कि वहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होगा, और जब सॉप यूज किया जाता है तो वो इस मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन के साथ इंटरेक्ट करता है और एक इनसॉल्युबल स्टिकी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है जिसको कि एस्कम कहते हैं, और ये क्लॉथ के साथ अटैच्ड हो जाता है और ये क्लिनसिंग एक्शन को प्रभावित करता है। डैट मीन्स जब आप हार्ड वाटर में सॉप का प्रयोग कीजिएगा तो क्लॉथ पर वाइट धब्बे आ जाएंगे। लेकिन अब हम जानते हैं लिमिटेशन होने के साथ साथ जो है इसका एडवांटेज क्या है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है और इसीलिए किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है ये डिटर्जेंट्स। अब जानते हैं कि डिटर्जेंट्स क्या है, कि ये सोडियम साल्ट है हाइड्रोकार्बन चेन का, जो कि सल्फोनिक एसिड का बना होता है SO3Na, ठीक है। इसका प्रिपरेशन जो है वो पेट्रोलियम से किया जाता है। आपको इसमें प्रिपरेशन मेथड के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर सॉप के तरह का ही स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होंगे। अब यहाँ पर देखिए हेड जो इसका होगा SO3Na का होगा और टेल जो होगा वहाँ पर R होगा। लिमिटेशन क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए पॉल्यूशन काउज करता है। ये सॉइल में अगर मिला दें इसको तो सॉइल के pH वैल्यू को बढ़ा देगा, सॉइल के pH वैल्यू को चेंज कर देगा। और वाटर बॉडीज के साथ अगर इसको हम मिक्स करें पॉन्ड वगैरह रिवर वगैरह में तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम काउज करेगा, जिसको कि यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब हम डिफरेंसेस जान लेते हैं कि क्या है। तो हम देखें
कि सॉप जो था वो क्या था, सोडियम साल्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का। डिटर्जेंट्स क्या है, सल्फोनिक एसिड का है। ये सॉप वाटर में लेस सोल्यूबल है, डिटर्जेंट्स मोर सोल्यूबल है। सॉप लेस पावरफुल इसका क्लिनसिंग एक्शन है, उसका मोर पावरफुल क्लिनसिंग एक्शन है। ये सॉप की आवश्यकता अधिक मात्रा में होगी यूज करने में, और डिटर्जेंट्स कम मात्रा में होता है। ये सॉप बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सबसे मेन डिफरेंस इसमें जो था वो ये था कि सॉप जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता था, लेकिन डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी क्लिनसिंग एक्शन दिखा सकता है, ठीक। अब आप लोग पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।